Third type of soil that we are going to discuss is black soil. It is clay and loamy. थोड़ी बहुत क्लेई होती है, ऐसी क्लेई सोइल होती है, और लूमी मतलब चिकनी. सो ये कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक सोइल का. इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम. मतलब ये जो मिट्टी है ना, वो पानी को लंबे समय तक अपने पास रख सकता है. ये जो सोइल है वो थोड़ी बहुत गीली जैसी आपको लगेगी, क्योंकि उसमें वाटर है. इट कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मॉइस्चर मतलब प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड है, स्पेशली वाटर ऑफ्टन इन ट्रेस अमाउंट्स. मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में वाटर का होना सोइल के अंदर, उसे मॉइस्चर बोलते हैं. एयर में भी मॉइस्चर हो सकता है, ज़मीन में भी हो सकता है. ये ज़मीन की बात चल रही है यहाँ पे. द मॉइस्चर स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज़ वेरी हाई. इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई है मॉइस्चर स्टोर करने की, वाटर स्टोर करने की, दूसरे सोइल के कंपैरिजन में. एंड व्हेन द मॉइस्चर ड्राइज क्रैक्स अपीयर इन इट. जब पानी चला जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तब यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं ब्लैक सोइल के अंदर. ये सारे क्रैक्स है ना, दिखाई दे रहे हैं. क्रैक्स मतलब ऐसे, ये सारे क्रैक्स हैं. द ब्लैक सोइल इज़ मच सुटेबल टू द कॉटन क्रॉप. ये ब्लैक सोइल में कॉटन क्रॉप ज़्यादा उगता है. हमारे सौराष्ट्र में कई जगह पे ये काली मिट्टी है, तो उसकी वजह से कॉटन कपास बहुत ही उगता है इस सोइल में. सो इट इज़ कॉल्ड ब्लैक कॉटन सोइल. तो ब्लैक सोइल को हम ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर. तो ब्लैक सोइल को हम ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं और रेगर भी बोलते हैं. क्रॉप्स लाइक कॉटन, linseed, mustard, groundnut, tobacco and pearls like a crop of urad, a group of black bean are cultivated in this soil. तो ये सारी चीज़ें ब्लैक सोइल में कल्टिवेट होती है. कॉटन, कपास, लिंसीड, अर्शी, मस्टर्ड मतलब सरसों. सरसों का तेल आपने कई बार नाम सुना होगा, तो ये सरसों है. फिर ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, टोबैको, पल्स, अड़द, दाળ છે, मतलब पल्स એટલે કઠોળ. તો એ આ બધી વસ્તુઓ બ્લેક સોઇલની અંદર થાય. આ બધા रीजन છે ને, यहाँ ब्लैक सोइल છે. तो हमने पढ़ा था कि कॉटन कहाँ पे कल्टीवेट होता है, वेस्ट रीजन में. हमने चैप्टर नंबर शायद 2 में ही पढ़ा था. तो ये सारे वेस्टर्न रीजन्स है, तो यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इस रीजन्स में ब्लैक सोइल है. ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात का सौराष्ट्र पार्ट है, बहुत कल्टीवेशन होता है यहाँ पर. ये कर्नाटका का पार्ट होगा, ये थोड़ा बहुत तेलंगाना का पार्ट है, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है. तो ये और ये भी है, यहाँ भी है. तो ये सारी जगह पे ब्लैक सोइल पाई जाती है. यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे है. सो समझ गए ना. क्ले और लूमी होती है, मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, और जब ड्राई होती है मॉइस्चर तब क्रैक्स बन जाते हैं. उसे रेगर भी बोलते हैं. और ये सारी चीज़ों का कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है ये ब्लैक सोइल. फिर चौथे प्रकार की सोइल है वो लेटराइट सोइल है. Laterite soil is formed in the regions of heavy erosion due to excessive rain. मतलब ये सोइल कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे बहुत रेनफॉल है. अगर ज़्यादा बारिश हुई तो ये सोइल है, तो उसकी अपर लेयर होगी ना, उसमें से सारी जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है वो पानी के साथ बह जाएगी, और ये अपर लेयर से निचले की जो लेयर्स है ज़मीन की, उसमें चली जाएगी. ड्यू टू एक्सेसिव रेन द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सोइल आर इरोडेड टू द लोअर लेयर. अपर लेयर है तो उसके नीचे वाले लेयर्स में चली जाएगी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स. इस कलर इज़ रेड ड्यू टू द आयन ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट. वहाँ पे आयन और अदर ऑर्गेनिक मैटर था, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसलिए इस मिट्टी का जो कलर है वो लाल दिखता है. इन सम रीजन्स इस अपर सरफेस ड्राइज अप एंड बिकम्स वेरी हार्ड. ये जो अपर सरफेस है ना, बारिश आने के बाद कई बार अगर सूख गया ना तो बहुत ही हार्ड हो जाता है. अगर ड्राई अप हो जाता है, मतलब पानी चला गया पूरा ज़मीन में से, तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा. अगर हार्ड हो गया ना तो वहाँ पे कल्टीवेशन कभी भी नहीं हो सकती. थस द सोइल बिकम्स अनकल्टिवेबल. कुछ रीजन में या फिर कुछ जगहों पे ही होती है, सभी लेटराइट सोइल में ऐसा नहीं होता. कोई जगह पे है वहीं होगा कि अपर सरफेस बहुत ही ड्राई हो जाएगी, तो उससे कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा. द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इज लेस इन द लेटराइट सोइल, सो इट इज़ लेस फर्टाइल. जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है वो तो पानी के साथ चले गए, ऊपर से निचली लेयर्स में चले गए, तो उसकी वजह से जो अपर लेयर है उसमें ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कम हो गए, तो ये लेस फर्टाइल है, लेस प्रोडक्टिव है. बट आफ्टर फर्टिलाइजिंग इट, कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैशो, नट्स एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड.
अगर आप इस ज़मीन को फर्टिलाइज़र से भर दे, फर्टिलाइजर्स हेल्प्स द सोइल इन गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स बैक, उसमें बहुत सारी केमिकल्स होते हैं तो उससे फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो हम कपास उगा सकते हैं, राइस उगा सकते हैं, रागी उगा सकते हैं, शुगरकेन उगा सकते हैं, टी कॉफ़ी उगा सकते हैं और काजू भी उगा सकते हैं लेटराइट सोइल पे। तो उसमें क्या होता है, बहुत बारिश हुई तो उसके साथ हेवी इरोजन, मतलब ये जो अपर लेयर ऑफ द सोइल हो पानी के साथ बह जाती है, उसे इरोजन बोलते हैं, इरोजन ऑफ द सोइल। तो उस रीजन जहाँ पे बह गई उस रीजन में लेटराइट सोइल बन जाती है, तो उससे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो अपर लेयर में है वो लोअर लेयर में चले जाते हैं। उसका कलर लाल है क्योंकि बहुत आयन ऑक्साइड है वहाँ पे। अपर लेयर ड्राई, सब कोई जगह पे सम रीजन्स में अपर लेयर ड्राई हो जाती है और बिकम्स सो ड्राई दैट इट बिकम्स हार्ड एंड इट बिकम्स अनकल्टिवेबल, मतलब कल्टिवेशन हो ही नहीं सकता उस ज़मीन पे। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेटराइट सोइल में कम है तो ये लेस फर्टाइल है, बट आफ्टर फर्टिलाइजिंग ये सारी चीज़ें हम उगा सकते हैं फर्टिलाइजर डालने के बाद। लेटराइट सोइल फिर कहाँ पे पाई जाती है, लेटराइट सोइल पाई जाती है ये सारे रीजन्स में। ऑरेंज वाले रीजन है, यहाँ पे लेटराइट सोइल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये सारी छोटी छोटी जगह पे लेटराइट सोइल है, इतनी नहीं है कंपेयर टू ब्लैक सोइल, एल्यूवियल सोइल और रेड सोइल। ये सारी जगह पे ये सारी बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है। यहाँ पे भी है लेटराइट सोइल। फिर पांचवें प्रकार की सोइल है वो डेजर्ट सोइल है। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जहाँ पे बहुत ही ड्राई और सेमी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पे ये डेजर्ट सोइल पाई जाती है। ड्राई मतलब जहाँ पे बारिश कम है, मॉइस्चर एयर के अंदर कम है, तो उसे हम ड्राई बोलते हैं। कहाँ पे ड्राई हो सकती है, राजस्थान में ड्राई है, गुजरात में ड्राई है, हरियाणा में ड्राई है और साउथ पंजाब में। तो उस सारे रीजन्स में जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, तो वहाँ पे ये सोइल पाई जाती है डेजर्ट सोइल। सभी एरियाज़ में नहीं, राजस्थान गुजरात के कुछ कुछ एरियाज़ में, ओके, वो हम अभी मैप में देखेंगे तब पता चलेगा। इट इज़ सैंडी एंड लेस फर्टाइल। ये जो सोइल है वो रेतीली है, यहाँ रेत जैसा दिखाई दे रहा है ना, रेतीली थोड़ी बहुत, और लेस फर्टाइल है मतलब थोड़ी बहुत कम प्रोडक्टिव है, लेस फर्टाइल है। इट कंटेन्स मोर ऑफ सोल्यूबल सोल्स। सोल्यूबल मतलब पानी के साथ मिलने वाले सोल्स, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं सोल्यूबल सोल्स, वो मोर है। इट कंटेन्स मोर ऑफ सोल्यूबल सोल्स। अगर सोल्यूबल सोल्स ज़्यादा है ना ज़मीन में तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है ना उसमें पानी नहीं जा सकता, वो पानी को जाने ही नहीं देंगे। क्रॉप्स है, उसके रूट्स है, तो रूट्स पानी लेते हैं ना, पानी लेंगे तभी तो प्लांट ग्रो हो पाएगा, पर ये सोल्यूबल सोल्स पानी को रूट के अंदर जाने ही नहीं देते। तो इससे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़मीन की भी कम हो जाती है और क्रॉप की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और डेजर्ट सोइल में क्या उगता है, मिलेट उगता है, ज्वार उगता है, ये दो ही ज़्यादातर चीज़ें उगती है, मतलब बाजरा और ज्वार। वह इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, जहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल तभी उग सकती है वरना नहीं उगेगी। तो आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में कई लोग बाजरा का रोटला खाते हैं और राजस्थान में ज्वार का रोटला खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट सोइल है, इसलिए लोग खाते हैं। आपको समझना होगा कि जो स्टेपल फूड है कि कई रीजन का, तो वो कौन सा क्रॉप उस रीजन में उग रहा है उसके हिसाब से होगा। बिहार में कई लोग राइस खाते हैं क्योंकि वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन है, यूपी में राइस खाते हैं तो वहाँ पे राइस है, पंजाब हरियाणा में भी राइस खाते हैं कई लोग क्योंकि वहाँ पे राइस उगता है। तो हर रीजन के हिसाब से उसका खान पान होता है, क्या उग रहा है। तो ये गुजरात राजस्थान में बाजरा और ज्वार उगता है, उसकी वजह से वहाँ पे लोग खा रहे हैं ये सारी चीज़ें। सच टाइप ऑफ सोइल इज़ फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड साउथ पंजाब। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ फाउंड इन सौराष्ट्र, कच्छ एंड सम एरियाज ऑफ नॉर्थ गुजरात। दूसरा मैप देख लेते हैं। डेजर्ट सोइल है, ये येलो जैसा रीजन है ना, ये सारा डेजर्ट रीजन है। गुजरात का ये वाला रीजन, राजस्थान का, फिर थोड़ा बहुत हरियाणा का, तो वहाँ पे डेजर्ट सोइल पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ही ड्राई है, एरिड है रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड, मतलब थोड़ा बहुत ड्राई और काफ़ी हद तक ड्राई। तो यहाँ पे बाजरी और ज्वार खाई जाती है, उसके रोटलो बनते हैं।
क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस उस हिसाब से है। ये ज्वार है, आपने देखा होगा ऐसे सीड्स होते हैं। फिर 6 प्रकार के सोइल है, वो है माउंटेन सोइल। द माउंटेन सोइल इज फाउंड इन नॉर्मल हाई रीजन्स होते हिमालयाज। जो हिमालय के नॉर्मली जो हाई रीजन होते हैं वहाँ पे माउंटेन सोइल पाई जाती है। आई इन द एरियाज ऑफ दियोदर, चीट एंड पाइन ट्रीज। जहाँ पे ये दियोदर, चीट और पाइन ट्री उगते हैं उस रीजन में ये माउंटेन सोइल भी होती है, और ये सारे उगते हैं हिमालय के नॉर्मल हाई रीजन्स में। तो सीमी बात हुई ना। इट हैज़ अ थिन लेयर एंड इज़ इमेच्योर। मतलब जो सोइल है उसका अपर वाली लेयर है ना, वो बहुत ही पतली है, थीन है और इमेच्योर है, मतलब इतनी डेवलप नहीं हुई। ये माउंटेन सोइल है तो उसकी अपर लेयर इतनी डेवलप नहीं हुई और वो थोड़ी बहुत पतली है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन माउंटेन सोइल के बारे में। कहाँ पे पाई जाती है? हिमालयास के कुछ नॉर्मली हाई रीजन्स में, जहाँ पे दियोदर, चीट और पाइन ट्री उगता है। ये पाइन ट्री ऐसा होता है, लंबा होता है। चीड़ ऐसा होता है, आपको ज़्यादा जूम करके दिखाऊंगा। चीट ट्री है, ये पाइन ट्री है, और ये है दियोदर का ट्री है। तो आपको लग ही रहा होगा जहाँ पे पहाड़ी है, ये सारे रीजन्स में पहाड़ी है, तो वहाँ पे ये सारे ट्रीज उगते हैं, और हिमालयाज में ज़्यादातर पहाड़ी होती है। फिर 7 प्रकार की सोइल है, वो है फॉरेस्ट सोइल। पहले देख लेते हैं मैप में माउंटेन सोइल कहाँ पाई जाती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के इस पार्ट, सिक्किम। तो ये सारे रीजन्स हिमालयाज के पार्ट है, तो इसीलिए वहाँ पे ये माउंटेन सोइल पाई जाती है। दूसरा मैप पे देख लो, यहाँ पे ही है। फिर 7 प्रकार की सोइल है, वो है फॉरेस्ट सोइल। सच सोइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत ही कम जगह पे ये फॉरेस्ट सोइल पाई जाती है। द सोइल हियर इज कवर्ड बाय द फॉलन लीव्स ऑफ द ट्री। ड्यू टू द डिके इन दिस लीव्स द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन द सोइल ऑल्सो इंक्रीज एंड सो द अपर सर्फेस ऑफ द सोइल बिकम्स ब्लैक। तो उसमें क्या होता है फॉरेस्ट सोइल में? अगर फॉरेस्ट है तो कहीं जो लीव्स होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, फिर ये जो लीव्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, डिके हो जाते हैं, और फिर ये लीव्स होते हैं वो सोइल का पार्ट हो जाते हैं। तो अगर जब ये सोइल का पार्ट होते हैं ये लीव्स, तो ये सोइल के साथ घुल मिल जाते हैं, और सोइल का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बढ़ जाता है। तो उससे जो अपर लेयर ऑफ द सोइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और फिर ब्लैक हो जाती है। वाइल गोइंग डीप इन द इंटीरियर द सोइल बिकम्स ब्लू और रेड कलर। ऊपर ब्लैक है, पर अगर सोइल के थोड़े बहुत नीचे जाएंगे तो वो ब्लू या ब्लैक होगी। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, व्हीट, मेज, बार्ले, पेडी एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। मतलब टी, कॉफ़ी उगा सकते हैं, मसाला उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, मकाई उगा सकते हैं, फिर जव उगा सकते हैं, राइस उगा सकते हैं। ये सारी रीजन्स पे, फर्टाइल सॉइल पे ये सारी चीज़ें हम उगा सकते हैं। क्या होता है, फॉरेस्ट है तो उसके पत्ते ज़मीन पे गिर गए तो उससे क्या होगा? अगर ऐसे ही पत्ते गिरे हैं तो फिर बाद में पत्ते सड़ जाएंगे, फिर सड़ने के बाद वो पत्ते हो गए वो सोइल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो सोइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ जाएगा, तो उससे जो सोइल होगा वो ब्लैक दिखने लगेगा। अपर पार्ट बिकम्स ब्लैक। अगर हम अपर पार्ट को खोद के थोड़ा नीचे जाएंगे तो ब्लू या ब्लैक होगा उसका कलर, सोइल का ही। ऐसा होता है फॉरेस्ट सोइल। अगर है तो दिखाऊंगा, बहुत ही कम जगह पे, तो यहाँ पे नहीं है, इस मैप पे नहीं है। तो फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल दोनों एक साथ है, अलग नहीं है। फिर 8वें प्रकार की सोइल है वो मार्शी और पीटी सोइल है। मतलब मार्शी मतलब दलदली और पीत युक्त मिट्टी। आपने सुना होगा कि मानसून सीजन में बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं वो पीत वाले होते हैं। पीत वाले मतलब ज़्यादा पानी रह गया है, पीत युक्त है, ज़्यादा पानी रह गया है, तो ये जो सोइल है वो ज़्यादा पानी वाली होगी क्योंकि पीत युक्त है, ये पीटी वाली है। और मर्सी मतलब दलदली, यहाँ पे दलदल जैसा रीजन हो गया ना, पानी ज़्यादा आ गया है और पीत युक्त भी हो गई ये मिट्टी। दलदली और पीत युक्त, ज़्यादा पानी वाली और दलदली सोइल है ये। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ फाउंड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु।
कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ पे समुद्र है, तो ये जो येलो रीजन्स है ना, वहाँ पीटी और मर्सी सॉइल पाई जाती है। ये वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे भी, ये केरला का पार्ट है, तो वहाँ पे भी पीटी और मर्सी सॉइल है। It is developed due to the accumulation of organic elements in the moist area. There is abundance of organic elements and soil in this soil. तो ये जो मर्सी और पीटी सॉइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, हद से ज़्यादा है, और मोइस्ट एरिया है, मतलब पानी वाला एरिया है। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी है। ऑर्गेनिक एलिमेंट है तो प्लांट के लिए अच्छी रहेगी, और सॉल्ट्स है तो क्रॉप को बढ़ने नहीं देगी, तो दोनों चीज़ें है। मतलब ड्यूरिंग द मानसून सीजन दिस सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। मानसून जब सीज़न आती है तब ये पूरी सॉइल पानी के अंदर चली जाती है। तो पैडी इज ग्रोन इन दिस सॉइल एज द वाटर रिसेस। जब पानी चला जाता है, मतलब रिसेस मतलब पानी चला जाता है, तब वहाँ पे राइस उगाया जाता है उस ज़मीन पे। मानसून में पूरी पानी से भर गई है मर्सी और पीटी सॉइल, पर बाद में जब पानी चला जाता है तब वहाँ पे राइस उगाया जाता है। दिस इज मर्सी एंड पीटी सॉइल, मतलब कोस्टल एरिया में ये पाई जाती है। दलदली है और पीतयुक्त मिट्टी है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, और मॉइस्ट एरिया में, पानी वाले एरिया में है। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ साथ सॉल्ट्स भी है, अबंडेंस है, मतलब बहुत है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन ये पूरी जो मिट्टी है वो पानी के अंदर चली जाती है। राइस उगाया जाता है, पेडी उगाया जाता है एज द वाटर, जब पानी चला जाता है। तो ये पूरा मैप है। माउंटेन सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ये मत देखना, ये आपके लिए नहीं है। फिर रेड सॉइल है। तो ये सारा मैप है कौन से प्रकार की सॉइल कहाँ पे आई जाती है। आपको सिर्फ एक ही स्टेट का पता होना चाहिए कहाँ पे ब्लैक सॉइल है। अगर कोई पूछे ब्लैक सॉइल है तो आप ड्रॉ कर सकेंगे इस रीजन को, तो भी चलेगा। वो हम मैप पर करेंगे तब आपको समझाऊंगा। ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर हम फार्मिंग की बात करेंगे कि फार्मिंग किस प्रकार के से की जाती है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन भी होता है फार्मिंग का। फार्मिंग इज़ क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स on the basis of geographical conditions, demand of the production, irrigation system, agriculture products, economic returns, labor, level of technology etc. हम फार्मिंग जो अलग अलग प्रकार से होती है उसका भी डिवीज़न हो सकता है अलग वेराइटीज़ में। किसके बेसिस पे? जियोग्राफिक कंडीशंस, मतलब ज़मीन की कंडीशंस कैसी है, जियोग्राफिक कंडीशंस कहाँ पे ज़मीन आई है, कैसी है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकता है। कितना, इन सभी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। मतलब कितना डिमांड है प्रोडक्शन का, मतलब अगर आप ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करें तो कितनी डिमांड है ग्राउंडनट की, डिमांड ऑफ द प्रोडक्शन। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब पानी पहुंच सकता है कि नहीं उस ज़मीन तक। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप उगा रहे हो, मतलब कितने पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक रिटर्न्स। लेबर कितना चाहिए, अगर राइस उगा रहे हो तो ज़्यादा लेबर चाहिए। फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास मशीनरी कितनी है, कितनी चाहिए मशीनरी, तो उस हिसाब से फार्मिंग का बाइफर्केशन, मतलब उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, पहले प्रकार की फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। व्हेन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज यूज्ड अप इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली ऑफ अ फार्मर, इट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब कोई एग्रीकल्चर कर रहा है और सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए ही बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, और परिवार उसे खा के ही पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर देगी, तब उस प्रकार की फार्मिंग को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन आ रहा है वो क्या हो रहा है, यूज्ड अप हो रहा है, मेंटेनेंस, मतलब लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स है उसके मेंटेनेंस में ही काम आ जा रहा है, तो उसे बोलते हैं, उस खेतीबाड़ी को बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय द फार्मर हुज इकोनॉमिक कंडीशन इज़ वेरी पुअर एंड हु हैव स्मॉलर साइज फार्म्स। मतलब अगर फार्मर गरीब है और उसकी जो फार्म है वो बहुत ही छोटी है, तब सब्सिस्टेंस टाइप फार्मिंग वो फार्मर करेगा। इट इज़ अनअफोर्डेबल टू यूज़ एक्सेसिव सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन स्मॉल फार्म्स। मतलब वो फार्मर अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा एक्सपेंसिव सीड्स, मतलब बी जो बी होता है
वो एक्सपेंसिव सीड्स लेने की हैसियत नहीं होगी फार्मर की, फर्टिलाइज़र भी महंगा नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। पेस्टिसाइड्स होते हैं कीड़े मारने के लिए, कई क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी कीड़े हो जाते हैं, तो उसके मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो फार्मर ये भी खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसकी फार्म स्मॉल है तो प्रोडक्शन कम आएगा। अगर प्रोडक्शन कम है तो पैसे कम आएंगे, मनी लेस। अगर मनी लेस है तो ये सारी चीज़ें वो ले ही नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही काम आ सकती है, इतनी फार्मिंग वो बंदा करेगा। द गेन प्रोड्यूस ऑन द फार्म इज़ जस्ट इनफ टू बी यूज बाय हिज ओन फैमिली। मतलब जो उससे मिला है उससे सिर्फ फैमिली का ही भरण पोषण हो सकता है। मतलब जो उगा है इस ज़मीन से उससे सिर्फ फैमिली ही खा सकती है, उससे उगा सकती है। थोड़ा बहुत क्रॉप बच जाए वो यार्ड में जाके या मंडी में जाके बेच सकते हैं, पर वो बहुत ही कम होगा। ज़्यादातर ये जो क्रॉप है वो फैमिली मेम्बर से ही खा लेंगे और थोड़ा बचेगा तो बाज़ार में जाके बेचेंगे, थोड़ा ही। ये सिर्फ सस्टेन करने के लिए, फैमिली के सस्टेन करने के लिए जो फार्मिंग होती है उसे सस्टेनेंस फार्मिंग बोलते हैं। ओनली सीरियल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। सीरियल्स मतलब अनाज, गेहूँ है, बाजरी है, ये सारे अनाज है, तो उसमें सिर्फ ये प्रकार की फार्मिंग में सिर्फ सीरियल्स ही कल्टीवेशन हो सकते हैं। एरिया अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अब फार्मर्स ये प्रकार की खेतीबाड़ी नहीं कर रहे, बहुत ही कम हो रही है। ये सब्सिडेंस है, परिवार है, घर है, तो उसमें ये आदमी और उसकी वाइफ खेतीबाड़ी कर रहे हैं अपनी ज़मीन पे अपने खाने के लिए, और थोड़ी बहुत अगर बेच सकते हैं तो बेचेंगे क्रॉप। ये सिर्फ सस्टेन करने के लिए जो फार्मिंग है उसे सस्टेनेंस फार्मिंग बोलते हैं। प्रोडक्शन जो होगा वो सिर्फ फैमिली के मेंटेनेंस के लिए काम आएगा। प्रैक्टिस बाय द फार्मर्स हुज कंडीशंस आर पुअर, स्मॉल फार्म्स हैं, हु को नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। गेन जो होगी वो जस्ट इनफ है टू बी यूज बाय हिज ओन फैमिली। और सीरियस का कल्टीवेशन इस प्रकार की फार्मिंग में होगा। फिर दूसरी प्रकार की फार्मिंग है वो है जूम फार्मिंग, और दूसरा नाम है उसका शिफ्टिंग फार्मिंग। ये मैंने एक्सप्लेन किया था शिफ्टिंग फार्मिंग चैप्टर नंबर 2 में, फिर से यहाँ पे आ गई। शिफ्टिंग फार्मिंग इज़ डन बाय द ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो ट्राइब के लोग हैं वो शिफ्टिंग फार्मिंग करते हैं, ट्राइब्स के लोग जंगलों में जो रहते हैं वो। बाय कटिंग डाउन ट्रीज, बर्निंग देम, क्लियरिंग द लैंड एंड मिक्सिंग एसिड्स इनटू द सॉइल। मतलब ट्राइब्स के लोग क्या करते हैं, पहले जंगल में जाएंगे, फिर कुछ एरिया ढूंढेंगे जंगल का, वहाँ पे जितने भी ट्रीज है उसे काट देंगे, फिर उस ट्रीज को सूखने के बाद, ट्री सूखे उसके बाद जलाएंगे, बर्न करेंगे, और फिर क्या होगा, जलने के बाद जो उसकी एशिस होगी ना उसको सॉइल के साथ मिला देंगे। तो सॉइल और जो एशिस और सॉइल जब मिलेगी तब वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे 2-3 सालों के बाद, तब फिर से उस सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे फिर से कोई एरिया ढूंढेंगे, वहाँ पे सारे ट्रीज़ को काट देंगे, फिर उस ट्रीज़ को सूखने के बाद जला देंगे, फिर जलने के बाद एशिस होगी ना, मतलब राख, जो ट्रीज़ के बाद जलने की जो राख होती है उसको मिट्टी के साथ मिला देंगे, फिर वो मिट्टी होगी वो फिर से फर्टाइल हो जाएगी, फिर वहाँ पे 2-3 साल तक कल्टीवेशन करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह जाके कल्टीवेशन करेंगे। फार्मिंग cultivate here for 2-3 years. After 2-3 years, when the fertility is reduced, the area is abundant, and farming takes place in the same way after migrating to a new land. मतलब दूसरी जगह चले जाएंगे. The agriculture production is very less in shifting farming. मतलब जो उत्पादन होगा ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो बहुत ही कम होगा। मतलब जो भी उगा रहे हैं, सीरियल्स अनाज उगा रहे हैं, जैसे कि गेहूँ उगा रहे हैं, तो गेहूँ का प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा, इतने ज़्यादा गेहूँ नहीं उगेंगे इस प्रकार की खेतीबाड़ी से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूम फार्मिंग। दो नाम है, जूम फार्मिंग और शिफ्टिंग फार्मिंग, एक ही चीज़ है। सीरियल क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। वेजिटेबल्स उगाते हैं और अनाज भी उगाते हैं। दिस फार्मिंग कैन करंटली बी सीन इन द डीप फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका,
साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन स्मॉल अमाउंट्स। अमेजन बेसिन मतलब ब्राज़ील वाला रीजन, फिर ये अफ्रीका का रीजन है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड से, फिलीपींस से, ये सारे रीजन्स में भी कुछ कुछ जगहों पे ये जो शिफ्टिंग फार्मिंग है वो की जाती है। फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भी कुछ कुछ रीजन्स पे ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ये जूम कल्टीवेशन होता है। तो ये यहाँ पे फसल जला रहे हैं, ये जूम कल्टीवेशन का फोटो है, फसल को जला रहे हैं ताकि उसकी एसिड्स को मिट्टी के साथ मिला के उसे फर्टाइल बना सकते हैं ज़मीन को। ये नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड स्टेट है, तो वहाँ पे भी जूम कल्टीवेशन हो रहा है, फसल को जला रहे हैं, लोग ट्रीज़ को जला रहे हैं, तो उससे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी सॉइल की और फिर वहाँ पे खेतीबाड़ी करेंगे। तीसरे प्रकार की फार्मिंग है वो है इंटेंसिव फार्मिंग। दिस इज़ अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, द फार्मिंग डन विद द यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, हाई यील्डिंग सीड्स, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वेरियस मशीनरी इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब ये एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न मतलब नया वाला फार्मिंग मेथड है। तो उसमें क्या होता है, बहुत अच्छी पानी की फैसिलिटीज़ होती है, सीड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, हाई यील्डिंग मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाले सीड्स होते हैं, अच्छे प्रकार के सीड्स होते हैं जो अच्छा क्रॉप दे आपको। ग्राउंडनट्स के सीड है, ग्राउंडनट ना बी है, तो अच्छी ग्राउंडनट होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, अच्छी होगी, तो ये हाई यील्डिंग सीड्स की वजह से होता है। फिर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, अलग अलग नई नई प्रकार की फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ये सारी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है। विद केमिकल फर्टिलाइजर्स ये बंदा डाल रहा है, उसका इस्तेमाल हो। पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीड़े पड़ते हैं ये क्रॉप्स के ऊपर, तो उसे मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भी इस्तेमाल होगा। फिर मशीनों का इस्तेमाल होगा, ये सारे प्रकार की, तो उससे जो एग्रीकल्चर होगा ना, उसे हम इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो एग्रीकल्चर होता है वो इंटेंसिव फार्मिंग हम उसे बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैश क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड मोर। ये जो खेती बाड़ी है उसमें ज़्यादातर हम कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब कमर्शियल क्रॉप्स, कॉटन और ये सारी चीज़ें का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है इंटेंसिव फार्मिंग में। कॉटन है उसका ज़्यादा प्राइस मिलता है, तो उसकी वजह से हम उससे कल्टीवेट इंटेंसिव मेथड से ही करते हैं, क्योंकि उससे प्रोडक्शन अच्छा आएगा। सारी चीज़ें हम अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, और अगर अच्छा लाना है तो अच्छी चीज़ का अगर प्रोडक्शन अच्छा लाएंगे तो ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। एज द इकोनॉमिक रिटर्न्स इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस हियर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। हम पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक रिटर्न पे, मतलब पैसे पे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या हमें मिल रहा है, तो इसलिए हम इस प्रकार का फार्मिंग को हम कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोलते हैं। कैश क्रॉप्स को हम कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं, तो उसका कल्टीवेशन हो रहा है इन इंटेंसिव फार्मिंग, तो हम उसे कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोलते हैं। There is a huge increase in the production per hectare and the area under this type of cultivation is constantly increasing. अब लोग ज़्यादातर इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है इस प्रकार की फार्मिंग से, वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। Huge increase in the production and area under this type of cultivation is also increasing. This type of farming is done in सूरत, वलसाड, आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये रीजन है ना, सूरत, वलसाड और आनंद का रीजन है, वहाँ पे ये इंटेंसिव फार्मिंग अच्छी होती है, ज़्यादातर होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल है, वहाँ का रीजन है के लोग भी पैसे वाले हैं, तो सीड्स अफोर्ड कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी डाल सकते हैं, और नई नई मशीन भी डाल सकते हैं, तो उससे वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग से क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छा आता है, अगर प्रोडक्शन अच्छा आएगा तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, और वहाँ पे कैश क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है।